बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़, उसका चैप्टर नंबर 5, और आज के लेक्चर में हम उसका चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर इस चैनल पर पाक स्टडीज़ के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और चैप्टर नंबर 5 भी अपने आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक भी एक्सरसाइज का लॉन्ग और इस चैप्टर का चौथा टॉपिक है, जिसका उन्वान है पाकिस्तान में प्रोफेशनल, टेक्निकल और वोकेशनल तालीम। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनली, टेक्निकली और वोकेशनली कौन सी तालीम दी जा रही है, ये आज का हमारा टॉपिक है। सिंपल इज़ दैट, आज हम उस तालीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको पढ़ लेने के बाद बंदे के पास कोई हुनर आ जाता है, कोई बड़ी आसानी के साथ वो पेशा इख्तियार कर लेता है। ऐसी तालीम जिसको पढ़ने के बाद उसके पास कोई महारत आ जाती है, ऐसी तालीम को हम वोकेशनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल एजुकेशन का नाम देते हैं। अब समझना ये है कि ये टॉपिक अगर आपको 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में आ जाए तो आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अजीज़ तलबा और तालिबात, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में यहाँ जहाँ पर भी आ जाए तो आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने इजाफी हेडिंग के तौर पर तालीम की तारीफ़ लिखनी है, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, और ये तारीफ़ वही है जो आपकी चैप्टर नंबर 5 के पहले पेज के ऊपर लिखी हुई है और पिछले टॉपिक्स में भी आप इसको मुझसे सुन और समझ चुके हैं। सिर्फ अभी रीड कर रहा हूँ। डेफिनेशन लिखी हुई है, तालीम ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से मुआशरे के अफराद की तरबियत और नश्व नुमा का बंदोबस्त किया जाता है, जिसके नतीजे में अफराद को मुआशरे के कामयाब अरकान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है। यानी एक ऐसा अमल जिसके बाद बंदा तरबियत याफ्ता हो जाए, ऐसा अमल जिसके बाद बंदा कामयाब हो जाए, जिस चीज़ को या जिस प्रोसेस से गुज़रने के बाद एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के बंदा काबिल हो जाए, तो उस अमल को, उस प्रोसेस को हम तालीम का नाम देते हैं। अजीज़ तलबा और तालिबात, पहली हेडिंग तो आपने इजाफ़ी ये लिखनी है, उसके बाद आपने इजाफ़ी हेडिंग लिखनी है तालीम की अक़साम, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो याद रख लीजिए, तालीम की 2 किस्में होती हैं। एक का नाम है रस्मी तालीम, फॉर्मल एजुकेशन, एक का नाम है गैर रस्मी तालीम, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये आपको मालूम है कि वो तालीम जो बाकायदा किसी तालीमी इदारे में दी जाए उसको हम रस्मी तालीम कहते हैं, और वो तालीम जो हम किसी इदारे से हासिल नहीं करते बल्कि किसी ट्रेनिंग वर्कशॉप से हासिल कर लेते हैं, किसी सेमिनार से हासिल कर लेते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ के, मैगज़ीन पढ़ के, कोई बुक पढ़ के जो तालीम हम ले लेते हैं उसको हम गैर रस्मी तालीम कहते हैं। मगर याद रख लीजिए, हम जो टॉपिक लास्ट पढ़ा था और जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है, इस टॉपिक में हम रस्मी तालीम से मुताल्लिक बात कर रहे हैं कि वो तालीम जो बाकायदा तालीमी इदारों में दी जा रही है। आज के लेक्चर में ये बात शामिल है कि वो तालीम जो बाकायदा किसी तालीमी इदारे में दी जा रही है, और वो ऐसी तालीम है जिसको पढ़ लेने के बाद बंदे के पास कोई हुनर, कोई पेशा, कोई महारत जिस बंदे के हाथ में आ जाती है, जिसके पास कोई हुनर आ जाता है, वो इस काबिल हो जाता है जिस तालीम को हासिल कर लेने के बाद कि एक तो उसके पास हुनर आ गया, और नंबर 2 वो बड़ी आसानी के साथ सोसाइटी में सरवाइव कर सकता है, अच्छा कमा सकता है, इकोनॉमिकली मजबूत हो सकता है। तो वो तालीम कौन सी है? तो अजीज़ तलबा और तालिबात, जब आपने ये वाली हेडिंग और ये वाली इजाफी हेडिंग 2 लिख ली तो उसके बाद अब आप आ जाएंगे अपनी बुक पर, और बुक पर सबसे पहले प्रोफेशनल, टेक्निकल और वोकेशनल, ये जो तालीम है
इस तालीम की तारीफ़ आपकी बुक वाले ने लिखी हुई है। इस तालीम की तारीफ़ तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है तो आपने इसको अपनी बुक पर अंडरलाइन कर लेना है कि प्रोफेशनल तालीम की तारीफ़ क्या है। आप अपनी बुक पर देखिए, मैं आपके सामने बुक से रीड भी कर देता हूँ। इंग्लिश वाली बुक में इंग्लिश में लिखी हुई है, उर्दू वाली बुक में उर्दू में ये तारीफ़ लिखी हुई है। आप ज़रा देखिएगा। वो कहते हैं जी, प्रोफेशनल या पेशा वराना तालीम से मुराद ऐसी तालीम है, या प्रोफेशनल या पेशा वराना तालीम से ऐसी तालीम मुराद ली जाती है जिसके हुसूल के बाद लोग मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करके अपनी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाते हैं। तो यानी जिसको हासिल कर लेने के बाद बंदे के पास महारत आ जाए और उस महारत के ज़रिए वो अच्छी रोज़ी कमा सके, इकोनॉमिकली मजबूत हो सके, इकोनॉमिकली बेहतर अंदाज में सरवाइव कर सके, तो ऐसी तालीम को हम प्रोफेशनल या पेशा वराना तालीम का नाम देते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपने ये तारीफ़ लिख ली तो अब उसके बाद उसने बताया कि पाकिस्तान के अंदर ये प्रोफेशनल तालीम मेडिकल की एजुकेशन है, इंजीनियरिंग की एजुकेशन है, लॉ की एजुकेशन है, एग्रीकल्चरल की है, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, होम इकोनॉमिक्स की है और टीचर्स ट्रेनिंग की है। तो ये अलग अलग ऐसी तालीमात हैं, ऐसी तालीम है कि जिनको पढ़ लेने के बाद बंदे के पास कोई स्किल आ जाती है, महारत आ जाती है और वो आसानी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल की तालीम, मेडिकल एजुकेशन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जितनी भी यानी तालीम है, खा वो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, जो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं, हर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स हैं और आपने इसको उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है जिस तरीके पर मैं आपको करवा रहा हूं। अब जहां लिखा हुआ है आपकी बुक में मेडिकल की तालीम, तो उसके बाद पहली लाइन पर आपने हेडिंग लिखनी है तारुफ इंट्रोडक्शन। ये आपने पहली हेडिंग लिखनी है पहली लाइन पर, और उस इंट्रोडक्शन में वो ये बात समझाएगा कि देखिए लोग मौजूद हैं तो उन्हें बीमारियां भी लगती हैं, परेशानियां भी आती हैं, मेडिकली उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी रहती है। तो जब हर इंसान मौजूद है और इंसान को अपनी हेल्थ की केयर की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए डॉक्टर्स का होना ज़रूरी है। और ये जो मेडिकल की तालीम है, इसके ज़रिए डॉक्टर्स बनते हैं जो लोगों की सेहत की देखभाल करते हैं। आप अपनी बुक पर देखिए तो हर इंसान को अपनी जान, सेहत के इलाज की ज़रूरत होती है और यही वो चीज़ है जिससे सेहतमंद मुआशरा भी तश्कील पाता है। तो जब डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो वो जो चीज़ या वो तालीम जो डॉक्टर प्रोवाइड करती है, उस तालीम का नाम मेडिकल की तालीम यानी मेडिकल एजुकेशन है। अब आप आ जाएंगे दूसरी लाइन में जहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान में इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे हुकूमती इक़दामात। इंग्लिश में थर्ड सेंटेंस है, वहाँ पर आप हेडिंग लिख लेंगे गवर्नमेंट मेजर्स। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे गवर्नमेंट मेजर्स और उर्दू वाले बच्चे लिख लेंगे हुकूमती इक़दामात। अब वो यहाँ कहता है कि चूँकि डॉक्टर्स का होना सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए ना हुकूमत ने बेशुमार तालीमी इदारे कायम किए हैं। आप अंडरलाइन कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। होता यह है कि FSC कर लेने के बाद एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म किसी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाकर एंट्री टेस्ट पास करने के बाद, ये अंडरलाइन कर लें MCQs के, मेडिकल की तालीम के लिए कौन सा टेस्ट पास करना ज़रूरी है, तो एंट्री टेस्ट का पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन्हें दाखिला मिल जाता है और वो वहाँ पर जाकर तालीम हासिल करते हैं। तालीम हासिल करने के बाद वो डॉक्टर बन जाते हैं और उन्हें MBBS की डिग्री मिल जाती है। ये है बेटे मेडिकल की तालीम। उसके बाद वो डॉक्टर बन जाते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में वो प्रोफेशनली बहुत अच्छा सरवाइव कर रहे होते हैं। ये एक बात हो गई। नंबर 2, अगले पॉइंट पर आ जाएं और वहाँ ऑलरेडी बुक के ऊपर हेडिंग लिखी हुई है इंजीनियरिंग की तालीम, इंजीनियरिंग एजुकेशन। इसमें भी पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन में वो बताता है, आप अपनी बुक पर देखिए तो वो कहता है जी कि मुल्क को इंडस्ट्रियली डेवलप करने के लिए
اور کسی ملک کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے اس ملک میں انجینئرز کا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ انجینئرز کہاں سے ملتے ہیں؟ وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ سوسائٹی میں میسر آ جاتے ہیں. کم از کم بچے کا ایف ایس سی انجینئرنگ ہونا ضروری ہے، یعنی میٹرک کرنے کے بعد وہ 2 سال میں ایف ایس سی پری انجینئرنگ کرے گا. اس کے بعد تعلیمی اداروں میں اسے داخلہ مل جائے گا اور اس کی ڈگری 4 سال پر مشتمل ہوتی ہے. یعنی ایف ایس سی پری انجینئرنگ کرنے کے بعد 4 سال وہ کسی انجینئرنگ کالج یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائے گا اور وہاں پر اسے یہ ڈگری مل جائے گی. سیکنڈ سینٹنس پر سیکنڈ لائن میں جہاں لکھا ہوا ہے پولی ٹیکنک ادارے، یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعلیمی ادارے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. وہ کون سے ادارے ہیں جہاں پر انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی ہے؟ انڈرلائن کر لیں، شارٹ کویسچن ہے کہ کون سے تعلیمی ادارے ہیں. تو اس میں وہ بتاتا ہے، کہتا ہے جی پولی ٹیکنک ادارے، انجینئرنگ کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز، سول، میکینیکل، الیکٹریکل، کانکنی اور دیگر شعبوں میں مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم دی جا رہی ہے. تو یہ شارٹ کویسچن ہے. آپ نے بڑی سادہ سی بات پڑھی، میڈیکل کی تعلیم. اس کے انٹرو میں ہم نے پڑھا کہ جی ڈاکٹرز کا ہونا سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے. لوگوں کو بیماریاں لگتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہیلتھ ڈیزیزز ہوتی ہیں، تو ان کو ریکور کرنا، ان کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جان چاہیے تو اس کے لیے ڈاکٹر ضروری ہے. ڈاکٹر کون سی تعلیم دیتی ہے؟ جی میڈیکل کی ایجوکیشن دیتی ہے. اس کے لیے حکومت نے اقدامات کر رکھے ہیں، تعلیمی ادارے بنائے ہوئے. اگلا ہم نے پڑھا انجینئرنگ کی تعلیم. انٹروڈکشن پہلی سب ہیڈنگ لکھی اور اس میں ہم نے پڑھا جی کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے ملک میں انجینئرز کا ہونا ضروری ہے. 4 سالہ یہ ڈگری ہوتی ہے، پری انجینئرنگ کے بعد آپ نے کرنی ہوتی ہے. کن تعلیمی اداروں میں ملتی ہے؟ ہم نے ان تعلیمی اداروں کے نام پڑھ لیے، آپ نے انڈرلائن بھی کر لیے، شارٹ کویسچن کے طور پر آپ سے پوچھا جائے گا. اب آگے ہم بڑھتے ہیں قانون کی تعلیم، لا ایجوکیشن. اس میں بھی پہلی سب ہیڈنگ ہوگی اور اس سب ہیڈنگ کے اندر بڑی سادہ سا انٹرو کروایا ہے کہ بھائی ملک قانون کے بغیر نہیں چلتا، قوانین کے بغیر، لاز کے بغیر نہیں چلتا. ہم نے جب چیپٹر نمبر 1 پڑھایا تو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ قانون کی کیا اہمیت ہوتی ہے، لا کی، کانسٹیٹیوشن کی کیا اہمیت ہوتی ہے. ملک میں امن و امان چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، نظام چاہیے، اس کے لیے قوانین کا ہونا ضروری ہے. وہ قوانین بناتے کون ہیں؟ وہ قوانین امپلیمنٹ کون کرواتے ہیں؟ وہ لائرز ہوتے ہیں. وہ لائرز ہوتے ہیں جو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. پارلیمنٹ کے، نیشنل اسمبلی کے بنائے ہوئے قوانین پر امپلیمنٹیشن، اور نمبر 2 اس کی ایکسپلینیشن، ان قوانین کی ایکسپلینیشن، اور پھر نمبر 3 پریکٹیکلی لوگوں کو جسٹس پرووائڈ کرنا اور ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ملک کے نظام کو چلانا. یہ لائرز کا، وکلاء کا کام ہوتا ہے. وہ وکلاء کس سے بنتے ہیں؟ جب کوئی LLB کی ڈگری حاصل کر لے. انڈرلائن کر لیجئے، LLB کی ڈگری حاصل کر لے تو اس کے بعد وہ لائر بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے، پھر ترقی کرتے کرتے جج بن جاتا ہے. تو یہ جج بننے کی ساری تعلیم یہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی بن سکتا ہے. اور کسی بھی ملک کے نظام عدل اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو پریکٹیکلی چلانے کے لیے ملک میں لائرز کا، وکلاء کا، ججز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں بھی وہ بتاتے ہیں جی LLB کی ڈگری دی جاتی ہے. اور یہ ہوتا کیا ہے، جب بچہ کوئی FSC کر لیتا ہے یا سمپل FA کر لیتا ہے تو یا ICOM کر لیتا ہے، ICS کر لیتا، کچھ بھی ان میں سے ابتدائی میٹرک کے بعد 2 سال کے بعد وہ کسی بھی جگہ پر جا کر لا کی مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف کالجز میں LLB کی ڈگری دی جا رہی ہے. وہ 5 سالہ ڈگری ہوتی ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں. اور انٹرمیڈیٹ کے بعد داخلہ لے لیا جاتا ہے. یہاں پر اب آپ سیکنڈ لائن ہیڈنگ پر، سیکنڈ لائن سینٹنس کے اینڈ پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے آفٹر دس، مزید برآں یا لکھیں گے تعلیمی ادارے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. یہ قانون کی تعلیم دینے کے لیے کون سے تعلیمی ادارے بنے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر کئی یونیورسٹیاں ہیں جن میں LLB کروایا جاتا ہے، یعنی قانون میں MPhil بھی کروایا جا رہا ہے. پھر اسی طریقے سے LLD یعنی ڈاکٹریٹ ان لاز.
ठीक है जी, ये करवाया जा रहा है। और इसी तरीके से शरिया लॉ के नाम से ये मुख्तलिफ डिग्रीज़ हैं जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर तलबा और तालिबात को दी जा रही हैं, जिसके बाद कोई कानून की आला तालीम हासिल कर लेता है। वो जब हासिल कर लेता है तो वो प्रोफेशनली इतना मजबूत हो जाता है कि आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली सब कुछ परफॉर्म करके अच्छी रोज़ी कमा सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है जी ज़रई तालीम, एग्रीकल्चरल एजुकेशन। पहले सेंटेंस पर हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, तारुफ, और इसमें बड़ी सादा सी बात की है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, और चूँकि ज़रई मुल्क है और ज़्यादा आबादी देहातों में रहती है, और देहातों में रहने वाले लोग एग्रीकल्चर के प्रोफेशन से ही रिलेट हैं। जब वो रिलेटेड हैं इस प्रोफेशन के साथ, तो फिर उनका इस शोबे में तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और इदारे कायम हैं। हुकूमत इस पर बहुत सारे इक़दामात कर रही है। आप अपनी बुक पर देखेंगे तो उन्होंने लिखा है जी कि अगर तालीम याफ्ता ज़रई एजुकेशन अगर होगी किसानों के पास, फार्मर्स के पास, तो उस मुल्क की पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। और अगर अनपढ़ होंगे, पढ़े लिखे किसान नहीं होंगे जैसे कि हमारे मुल्क में है, तो यकीनन फिर उसमें फसलों की पैदावार बहुत कम होगी। मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल कोट करता हूँ। हमारे साथ इंडिया मौजूद है, इंडिया। तो अब आप देखिए कि इंडिया में पर एकड़, यानी पर एकड़ का मतलब है 18 कैनाल, ठीक है जी। तो पर एकड़ जो पैदावार है वो 125 से 130 मन गंदम की है। एक मन में 40 केजी होते हैं। तो अब आप देखिए कि इतने एरिया में 125 से 130 मन, जबकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 25 से 30 मन गंदम निकलती। क्यों? वहाँ के किसान अब एजुकेटेड हैं, वहाँ के आईटी का शोबा बहुत मजबूत है, वहाँ पर मशीनरी बहुत बेहतर है। उसके बरक्स एक ही वक्त में आज़ाद होने वाले, एक ही एरिया, एक ही खिता, जबकि हमारे मुल्क में फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान के अंदर 25 से 30 मन गंदम एक एकड़ से निकलती है। तो जिसकी वजह से पैदावार कम क्यों होती है? हमारा किसान पढ़ा हुआ नहीं है, जबकि हमारा मुल्क एग्रीकल्चरल कंट्री। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, बात यहाँ पर ये हो रही है कि बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चरल लैंड के लिए कि वहाँ के किसान पढ़े लिखे हों। अब आप लास्ट लाइन पर हेडिंग लिखेंगे हुकूमती इक़दामात, गवर्नमेंट मेजर्स। लास्ट सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूँ बुक से, तो बुक इसलिए पकड़ रखी है आज ताकि जो सब हेडिंग्स हैं वो आपको लिखने में प्रॉब्लम ना आए और आप बेहतर तरीके से समझ सकें। यहाँ पर देखिए, कहते हैं जी तालीमी इदारे, हुकूमत ने ज़राअत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ सतह पर कई तालीमी इदारे भी और यूनिवर्सिटी भी कायम कर रखी है। जैसे फैसलाबाद में एक एग्रीकल्चरल ज़रई यूनिवर्सिटी है, तो इसमें ज़राअत से मुताल्लिक तालीम दी जाती है। अगरचे ये कम है, भाई देखिए 22 करोड़ में से कमो बेश 14 करोड़ अफराद का प्रोफेशन शोबा वो ज़राअत है, जबकि यूनिवर्सिटी उसके लिए एक है। तो ये अभी तक बड़ा जुल्म है, लेकिन बहरहाल फिर भी हुकूमत इस पर कुछ ना कुछ तवज्जो ज़रूर दे रही है। मज़ीद इसमें अभी काम करने की ज़रूरत है। अगले पॉइंट पर हम आते हैं और वो है बिज़नेस और कॉमर्स की तालीम, एजुकेशन ऑफ बिज़नेस एंड कॉमर्स। इसमें भी पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, और बड़ी सादा सी बात की है। बैंकिंग का शोबा है, ट्रेड का शोबा है, एडवर्टाइजमेंट का शोबा है, इसी तरीके से टेक्सटाइल का शोबा है। तो इन शोबाजात के लिए बीबीए की तालीम, बीकॉम की तालीम, एमकॉम की तालीम, एमबीए की तालीम, ये ऐसी तालीम है कि इसको हासिल कर लेने के बाद बंदा बैंकिंग के शोबे में भी जा सकता है, बंदा एडवर्टाइजमेंट के शोबे में भी जा सकता है, ट्रेड भी कर सकता है, बंदा बिजनेसमैन भी बन सकता है। तो ये वो तालीम है जिसके ज़रिए से बंदा इस काबिल हो जाता है कि वो बिज़नेस और कॉमर्स की फील्ड में आगे बढ़ जाए। सेकंड सेंटेंस पर आप हेडिंग लिखेंगे अगले पेज पर, जहाँ लिखा हुआ है उसके लिए निजी यानी प्राइवेट, यहाँ पर लिखेंगे तालीमी इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो कहता है जी इसके लिए निजी
यानी प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कमर्शियल कॉलेजेस हर शहर के अंदर कायम कर रखे हैं, और उन तालीमी इदारों में ये बिज़नेस और कॉमर्स की तालीम दी जा रही है, यानी बीबीए की तालीम दी जा रही है, बीकॉम की तालीम दी जा रही है, इसी तरीके से एमकॉम की तालीम दी जा रही है और एमबीए की तालीम दी जा रही है। ये वो तालीम है जिसके बाद को हासिल करने के बाद आप बैंकिंग वगैरह के शोबे में जा सकते हैं। ये भी एक प्रोफेशनल एजुकेशन है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, अगला है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन में बड़ी सादा सी बात की, आप भी जानते हैं कि इस मुल्क में और या इस ज़माने में, मुल्क में नहीं, इस ज़माने में, प्रेजेंट एरा में, जिस बंदे के पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जितनी बेहतर जिसको आती है वो उतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता भी है, इकोनॉमिकली मजबूत भी है। तो यहाँ पर वो कहता है, और ये दौर भी कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, उसी की बदौलत एक क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के तौर पर आपके सामने मौजूद है। आपको अगर ये चलाना आता है और आपको इसके ऊपर ग्रिप है, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एजुकेशन आपके पास मौजूद है, तो याद रख लीजिए कि ये जो कंप्यूटर और एजुकेशन या कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये जो तालीम है, ये तालीम यकीनन ये वाली तालीम किसी भी बंदे को कामयाब फ़र्द बनाने में आज के दौर में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब वो यहाँ पर भी यही बात करते हैं, कहते हैं जी हर शोबे में तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी ऐसे उलूम है कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है, और कंप्यूटर जानने वाले लोग अच्छा कमा रहे हैं। एक बंदे ने पीएचडी की हुई है, मेहनत की है, और उसके बरक्स वो बंदा जिसने 8 क्लास या बहुत हद किया, मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन उसके साथ उसको कंप्यूटर में महारत है, तो वो उससे कहीं ज़्यादा पीएचडी वाले से ज़्यादा कमा रहा है आज के दौर में। तो ये जो लास्ट सेंटेंस है, इस पर आप हेडिंग लिखेंगे अहम किरदार, इंपॉर्टेंट रोल। लास्ट सेंटेंस जहाँ लिखा हुआ हुकूमत और प्राइवेट इदारे हर जगह कंप्यूटर की तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इदारे बने हुए हैं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके लोगों को कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दे रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है जी होम इकोनॉमिक्स। पहले पॉइंट पर, पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन, और इसके अंदर बड़ी सादा सी बात की है, कहते हैं जी सिर्फ मुल्क की तरक्की में रोल प्ले करना मर्दों का काम ही नहीं है, बल्कि होम इकोनॉमिक्स का मतलब है ख़वातीन को ऐसी महारत दे दी जाए जिससे वो घर बैठे कमा सकें। और वो क्या करती है, उसमें एक सिलाई कढ़ाई है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म का आर्ट है जो ख़वातीन को सिखाया जाता है, और वो अपने घर में बैठकर वो न सिर्फ घर के बजट को मैनेज कर रही हैं, बल्कि वो मुल्की तरक्की में भी अपना रोल प्ले कर सकती हैं। और यूं आज की महंगाई के दौर में सिर्फ एक मर्द के ऊपर ही इकोनॉमिकली बर्डन नहीं पड़ता, बल्कि 2 लोग उसको ओन कर लेते हैं, और ओन करने के बाद दोनों लोग ही घर के बजट को मेंटेन कर रहे होते हैं और ये जिम्मेदारियां अदा कर रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में तालीम याफ्ता ख़वातीन जो हैं वो मुल्क की तरक्की में, घर में अपने बच्चों की नशो नुमा में बेहतर तरीके से रोल प्ले कर सकती हैं। तो होम इकोनॉमिक्स की तालीम भी मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दी जा रही है। आपने ये जो सेकंड लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, उस पर आपने हेडिंग लिखनी है तालीमी इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो कहता है जी ख़वातीन को ये वाली तालीम देने के लिए स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुख्तलिफ क्लासेस में बाकायदा करिकुलम ऐड करवा दिया गया है, और होम इकोनॉमिक्स के नाम पर एक सब्जेक्ट मौजूद है जिसमें बच्चियों को, ख़वातीन को, लड़कियों को, गर्ल्स को, जिसमें तालीम ये वाली दी जा रही है। और इसके लिए अलग कॉलेज भी मौजूद है। लाहौर में भी होम इकोनॉमिक्स कॉलेज मौजूद हैं, और डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स पर और जगहों पर भी होम इकोनॉमिक्स के नाम पर कॉलेजेस भी मौजूद हैं, जहाँ पर ख़वातीन को होम इकोनॉमिक्स की तालीम दी जा रही है। और यहाँ तालीम हासिल करने के बाद भी उनके पास कोई ना कोई महारत आ जाती है, और ख़वातीन घर बैठकर अपनी इकॉनमी के मामलात को चला सकती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है जी तरबियत असातिज़ा, टीचर्स ट्रेनिंग। पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। टीचर साफ ज़ाहिर है किसी भी मुल्क की आने वाली नस्लों की आबियारी में
امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ٹیچرز ہی ہوتے ہیں۔ ٹیچرز اگر تربیت یافتہ ہیں، اچھے ہیں، ان کے پاس سکلز موجود ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ سکلز اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کرنے میں بہت اہم رول ان کا ہوگا، اور بآسانی وہ اگلی نسلوں کو ٹرینڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ٹیچر خود ہی ٹرینڈ نہیں ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آگے ان کو بھی ٹرینڈ کیا جا سکے اور آنے والی نسل کو تیار۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آج نظام کو سنوارنے میں ٹیچرز کا بڑا اہم رول ہے۔ اکانومک جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ٹیچرز کا بڑا رول ہے، جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنے میں ٹیچرز کا رول ہے، ہر فیلڈ میں ٹیچرز کا رول ہے۔ لہٰذا ٹیچرز جتنے اچھے تربیت یافتہ ہوں گے اتنی آنے والی نسل اچھی تیار ہو جائے گی۔ تو ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی ایک پروفیشنل تعلیم ہوتی ہے، اور اس سے ٹیچرز کے پاس مہارت آ جاتی ہے جو وہ آگے ٹرانسفر کر کے اپنے اکانومک معاملات کو بہت بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے جو تھرڈ لاسٹ لائن وہاں پر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے تعلیمی ادارے، لائک جہاں لکھا ہوا ہے پاکستان میں مختلف سطح کے مختلف تربیتی ادارے اور یونیورسٹیاں مستقبل کے اساتذہ کی تربیت کا کام کر رہی ہیں، اور عام طور پر گریجویشن کے بعد ان تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے، داخلہ لیا جاتا ہے۔ اور اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جو ٹیچرز ٹریننگ کے لیے بی ایڈ کرواتی ہے، ایم ایڈ کرواتی ہے، یہ ڈگریاں انہیں دی جاتی ہیں ٹیچرز کو، اور اس کے ذریعے انہیں پڑھانے کی صحیح مہارت آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک پیشہ ورانہ ایک ایسی تعلیم ہے جو پروفیشنل تعلیم کہلاتی ہے۔ ایک اچھا ٹیچر جس کو پڑھانا آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سروائیو آسانی سے کر سکتا ہے، اپنے اکانومیکل جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر سکتا ہے، اور وہ اچھی ارننگ کے ساتھ باعزت زندگی گزار سکتا ہے۔ اور ایک وہ ٹیچر جو میرے جیسا جس کو کچھ معلوم نہیں، عطا پتہ نہیں، تو صاف ظاہر ہے وہ اس طریقے سے معاملات کو چلا نہیں سکتا۔ تو اچھے سے اچھا ٹیچر ہونا، اس کے پاس صلاحیت ہونا، اب بچے کو بات سمجھانی کیسے ہے، اس کی سطح پر اس کے لیول پہ جا کے اس کو سمجھانا۔ آپ کے پاس جتنا مرضی نالج ہے، لیکن اگر وہ نالج آپ بچے کی سطح پہ جا کر اس کے لیول کے ساتھ آپ نہیں کر رہے تو آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے تو ہو سکتے ہیں، اچھے ٹیچر نہیں ہو سکتے۔ یہ والی مہارت یہ ان انسٹیٹیوشنز کے ذریعے آتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو بائی برتھ ٹیچر ہوتے ہیں ان کے پاس بائی برتھ یہ صلاحیت ہوتی ہے، یا کسی اچھے ٹیچر کی کمپنی کی وجہ سے انہیں یہ صلاحیت مل جاتی ہے کہ وہ بچے کو اس کی سطح پہ جا کے ٹو دی پوائنٹ اس کو سمجھا پاتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ایسے ٹیچر سروائیو کرتے ہیں اور لانگ ٹرم چلتے ہیں، بچے ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہی محبت ان ٹیچرز کی اصل دولت ہوا کرتی ہے، اور اسی پر ہی وہ زیادہ ناز اور خوش رہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تعلیمی ادارے اس کے لیے بھی موجود ہیں۔ اور یہاں پر ایک شارٹ کویسچن ہے جو آپ کی بک میں نیچے باکس بنا ہوا ہے، اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے۔ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، یہ پنجاب کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے جو باقاعدہ ٹیچرز کو مختلف اوقات میں ٹریننگ دیتا ہے، اور ٹریننگ کی تعلیم بھی باقاعدہ پرووائڈ کرتا ہے، جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کرتی ہے ویسے یہ ادارہ بھی ہے۔ اس کو انڈرلائن کر لیجئے۔ آپ سے شارٹ کویسچن پوچھا جائے گا جی QAED سے کیا مراد ہے، یا وہ کون سا تعلیمی ادارہ ہے جو تربیت اساتذہ کے لیے کام کر رہا ہے، تو اس کا نام ہے جی قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، اس کو آپ الگ سے نیچے ذکر کر دیں گے۔ یوں آج کا ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوا کہ وہ کون سے تعلیمی ادارے ہیں یا وہ کون سی تعلیم ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد بندہ پروفیشنلی مضبوط ہو جاتا ہے، اور پریکٹیکل لائف میں اس کے پاس کوئی مہارت آ جاتی ہے، بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، لائر بن جاتا ہے، بندہ بزنس اور کامرس کی فیلڈ میں چلا جاتا ہے، کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں چلا جاتا ہے، ہوم اکنامکس کی ایجوکیشن آ جاتی ہے، یا پھر ٹیچرز ٹریننگ کی جو ایجوکیشن ہے وہ اگر حاصل کر لی جائے تو بندہ پریکٹیکل لائف میں ان ہوتے ساتھ ہی اس قابل ہو جاتا ہے کہ ایک اچھے طریقے سے روزی کما سکے اور سورس آف انکم حاصل کر کے باعزت زندگی بسر کر سکے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔